हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोमा, सोनाली और मनप्रीत और लीजा दिल्ली के कालंदी कॉलेज में पढ़ती थी। चारों ही बेस्ट फ्रेंड थी। चारों दोस्त होने से ज्यादा एक दूसरे को बहनें मानती थी। ऐसे ही एक दिन चारों लंच टाइम पर कॉलेज के कैंटीन में बैठी होती है। तभी रोमा कहती है, यार बड़े दिन हो गए, कोई चिल नहीं किया, थोड़ा दारू पार्टी हो जाए। सही कह रही है। एग्जाम के चक्कर में पागल हुए जा रहे थे, पर अब तो एग्जाम भी खत्म हो गए और हम सब अच्छे नंबर से पास भी हो गए, तो अब चिल करना तो बनता है। हाँ जी, चिल मूड ऑन करना अब। नो, मेरे को नहीं खाना पीना तुम्हारे साथ, तुम जाओ। लीजा यार, कभी तो बेब्स वाली बातें किया कर यार, कुछ घूंट पी लेने से कुछ नहीं होगा। नो रोमा, मुझे ये सब पसंद नहीं है। एक काम करो, तुम सब जो करना है वो करना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी लेकिन खाऊंगी पीऊंगी नहीं। चारों सहेलियां आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर इवान नाम का लड़का आता है, जो बेहद बदतमीज था। वो अक्सर ही लीजा को परेशान किया करता था, पर शांत स्वभाव की होने के कारण लीजा सब कुछ चुपचाप सहकर निकल जाया करती थी। तभी इवान बोलता है, अरे हमें भी इनवाइट कर लो अपनी पार्टी में, चार चांद लगा देंगे आपकी पार्टी में। ओ भाई, क्या दिक्कत है? किसने कहा है बीच में बोलने को? जी कोई बीच में बोलने की कहे, इसी की तो वेट में है, कोई कह दे बस। मेरा हाथ भी मुझसे कह रहा है कि खुजली हो रही है, किसी के कान के नीचे बजा दूं क्या? ये जिसे तू घूर के देख रहा है ना, दोस्त है वो हमारी, और हम उसके दोस्त से ज्यादा बॉडीगार्ड है। तो इससे पहले हम मिलकर तेरे मुंह का नक्शा बिगाड़ दे, दफा हो जाए यहाँ से। देखता हूँ कब तक बचाती हो अपने इस दोस्त को मुझसे। अरे एमएलए का बेटा हूँ, कोई छोटी मोटी चीज नहीं हूँ। इतना कहकर इवान वहाँ से चला जाता है। वक्त गुजरता है और लीजा को लेकर इवान का पागलपन बढ़ता ही जाता है। ऐसे ही कॉलेज में फैंसी ड्रेस का एक छोटा सा कंपटीशन था, जिसमें सभी स्टूडेंट कुछ ना कुछ अलग अलग ड्रेस वेयर करके आए थे। कोई रानी बनकर आया था तो कोई हेमा मालिनी। इन सब के बीच इवान भी एक लड़की बनकर पार्टी में आता है और सभी के साथ मस्ती करने लगता है। तभी इवान की नजर लीजा पर जाती है, जो एक बेहद सुंदर प्रिंसेस बनी थी, और इवान लीजा से कहता है, हेलो, कौन है आप? मेरा नाम मैरी है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ मैं। ओ अच्छा, तभी मैं कहूँ, कभी देखा नहीं है। मैं मास्टर्स में हूँ। ओह, वैसे आप बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू, तुम भी अच्छी लग रही हो। लीजा इवान से बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ रोमा और मनप्रीत आकर कहते हैं, ओए, ये तितली सी कौन है? रोमा, शी इज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट यार। सही में क्या? पर इसका चेहरा तो सस्ते सलमान खान इवान से मिल रहा है। ओ भयंकर, कहीं ये मुझे पहचान ना ले। रुको तो जरा, मैं इसे छू कर देखूं, कहीं ये वही तो नहीं। अरे कौन इवान? मैं किसी इवान को नहीं जानती। मनप्रीत जैसे ही इवान को छूने लगती है, तभी सोनाली उन दोनों को आवाज देती है और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। लीजा का ध्यान जैसे ही इवान से हटता है, वो जानबूझकर खुद की ड्रेस पर ड्रिंक गिरा लेता है और एकदम से बोलता है, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? मेरी ड्रेस खराब हो गई। लीजा प्लीज हेल्प करो, मेरा घर यहीं पास में है, मेरे साथ वहाँ तक चल दो, मैं जल्दी से ड्रेस बदल लूंगी, प्लीज प्लीज। इतना कहकर इवान लीजा को अपने साथ ले जाता है और बाहर जाकर दोनों एक टैक्सी में बैठ जाते हैं। तभी लीजा मन ही मन कहती है, ओ नो, मैंने अपने दोस्तों को तो बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, एक मैसेज लिखकर लोकेशन शेयर कर दूंगी ताकि उनको पता रहे मैं कहाँ पर हूँ। तभी इवान लीजा के साथ अपार्टमेंट पहुँच जाता है। लीजा रोमा के फोन पर मैसेज करके अपनी करंट लोकेशन शेयर कर देती है और इवान से कहती है, अब तुम जल्दी से ड्रेस चेंज कर लो, फिर हम चलते हैं। चलो अंदर चलो। इतना कहकर इवान लीजा को अपने साथ अंदर ले जाता है और दरवाजा लॉक कर देता है। उसे ऐसे करते देखकर लीजा कहती है, क्या हुआ, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? क्योंकि तभी तो मेरा काम शुरू होगा, मेरी लीजा बेबी। इवान? हाँ मैं, क्या बात है, एक आवाज में ही जान गई मेरी जान। आज तो तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, आज कोई नहीं रोकेगा मुझे तुम्हें प्यार करने से। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे जाने दो, प्लीज मुझसे दूर रहो इवान। हाय, ऐसे कैसे जान, अभी तो पूरी रात पड़ी है, सुबह होने तक छोड़ दूंगा,
अभी तो फोन भी टूट गया, कैसे बुलाओगी अपनी मदद के लिए किसी को? कितना भी चिल्ला लो लीजा, कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। इतना कहकर इवान लीजा की तरफ कदम बढ़ाने लगता है और उसकी आबरू को पल भर में शर्मसार कर देता है। लीजा जोर जोर से चिल्लाती है पर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता और इवान उसे एक जिंदा लाश बनाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पार्टी में रोमा सोनाली और मनप्रीत से कहती है, सोनाली, मनप्रीत, लीजा कहाँ है? वही तो बैठी थी। और वो लड़की कहाँ है जो उससे बातें कर रही थी? वो कहीं नजर नहीं आ रही। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? रोमा, फोन करना लीजा को, वो कभी बिना बताए नहीं जाती। ये देख, लीजा का मैसेज आया था। हेलो रोमा, मैं मेरी के साथ उसके अपार्टमेंट जा रही हूँ, उसे नीड है हेल्प की, ये है एड्रेस। मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है, जल्दी चलो। तीनों सहेलियां मिलकर इवान के उसी अपार्टमेंट में पहुंच जाती हैं, जहां जिंदा लाश बनी पड़ी लीजा को देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। तीनों सहेलियां जल्दी से लीजा को लेकर रोमा के घर जाती हैं। किसी तरह से लीजा को होश आता है और तभी सोनाली कहती है, लीजा, किसने किया ये सब? बता, क्या हुआ? ईवान था वो मेरी नहीं थी, वो ईवान था। उसने मेरे साथ ये सब किया, मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी। अब मैं क्या करूंगी? मुझे नहीं जीना, मैं मर जाऊंगी। मेरे मम्मी पापा को पता लगा तो उनका क्या हाल होगा? वो तो शर्म से मर जाएंगे, समाज वाले उन्हें ताने दे देकर मार देंगे। लीजा, संभाल खुद को, कुछ नहीं होगा, हम सब है ना तेरे साथ, और कुछ नहीं होगा तुझे। इस इवान को ना उसके किए की सजा तो हम देकर रहेंगे, बस प्रूफ चाहिए, क्योंकि एमएलए का बेटा है ना साला, पुलिस भी बिना प्रूफ के नहीं मानेगी। तीनों सहेलियां मिलकर लीजा को संभालती हैं और पूरे कॉलेज में लीजा के रेप की खबर आग की तरह फैल जाती है। हर कोई उसके खिलाफ तरह तरह की बातें करने लगता है और इवान खुले सांड जैसा घूमता है। इलेक्शन के दिन पास आते जाते हैं। इवान अपने पिता के लिए जमकर प्रचार कर रहा होता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोनाली, रोमा, मनप्रीत लीजा के साथ वहां पहुंचती है और रोमा बोलती है, अरे, जिस एमएलए के लिए आप लोग इतनी भीड़ लगाकर जमा हुए हैं ना, जरा उनके बेटे का सच तो सुन लीजिए, तभी तो आप सबको पता चलेगा कि ये नामी लोग कितने बेईमान होते हैं। इतना कहकर रोमा इवान के अपार्टमेंट का सीसीटीवी फुटेज प्ले करती है, जिसमें साफ साफ पता चल रहा था कि किस तरह इवान ने लीजा की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। ये सब देखकर पूरा मीडिया तरह तरह के सवाल करने लगता है। तभी लीजा इवान को एक जोरदार तमाचा मारकर कहती है, क्या सोचा था तुमने? लड़की हूँ, अकेली हूँ, मेरी साथी लड़कियाँ हैं तो हार जाऊंगी, खुद के लिए आवाज नहीं उठा पाऊंगी। अरे तुम जैसे लोगों को ना मारने के लिए मेरे जैसी देवियां ही जन्म लेती हैं। याद रखना, अगर एक लड़की चुप रहकर सब कुछ सह सकती है ना, तो तुम जैसे लोगों का संहार भी कर सकती है। देखो आज तुम्हारी इज्जत की धज्जियां कैसे उड़ाती हूँ। सोनाली, मनप्रीत, आओ। जिसके बाद सोनाली और मनप्रीत इवान का हाथ पकड़ लेते हैं और रोमा काला रंग लेकर आती है और लीजा इवान का मुंह काला कर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने उसकी इज्जत को तार तार करती है और उस रात का सारा सच बताती है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है और इवान को घसीट कर थाने ले जाती है और आखिरकार अपने दोस्तों की मदद से फिर से लीजा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है। निमकी देवी एक बहुत ही रंगीली मिजाज की औरत थी। 50 साल की उम्र में भी वो खुद को एक 20 साल की लड़की की तरह समझती थी। वैसे तो वो विधवा थी, लेकिन रहती बिल्कुल बन-ठन कर थी। उसके परिवार में उसका बेटा ओम और उसकी पत्नी शांति रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन निमकी देवी फेसबुक के जरिए एक अमर नाम के आदमी के संपर्क में आती है। निमकी और अमर आए दिन एक दूसरे से फोन पर बातें किया करते थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दिन निमकी अमर से मिलने के लिए अच्छे से तैयार होकर जा रही होती है कि तभी उसकी बहू उसे रोकते हुए कहती है, माँ जी, आप इतना बन ठन कर कहाँ जा रही हैं? अरे तेरे से मतलब है क्या? और हाँ, ये काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता मत काटा कर, समझी? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इस बुढ़ापे में इतने टौर मारकर भला कौन जाता है? अरे तू तो जलती है मेरी सुंदरता से,
और हाँ, बुढ़ी होगी तेरी माँ। और बस रहने दीजिए, मेरी माँ को खुद से कंपेयर करना आपके बस की बात नहीं है। अरे हट पीछे और मुझे जाने दे। तेरे से बात करके मैं अपना कीमती समय खराब नहीं करना चाहती। तो जाइए ना, रुके किसके लिए हैं? निमकी वहाँ से चली जाती है और एक पार्क में अमर से मिलती है। अमर भी उसी की उम्र का होता है और उससे कहता है, तो निमकी जी, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी बहू और मेरा बेटा, बस हम लोग रहते हैं। और आपके घर में कौन है? जी मैं अकेला रहता हूँ। मेरी एक बेटी थी, उसकी मैंने शादी कर दी। वो अपने पति के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गई है। अच्छा जी। तो आपको मैं कैसा लगा? जी मुझे तो आप बहुत अच्छे लगे। वैसे आपको मैं कैसी लगी? अरे आप तो मुझे बहुत अच्छी लगी। दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक बातें करते हैं और अच्छा वक्त गुजारते हैं। थोड़ी ही देर के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। वक्त बीतता जाता है। निमकी और अमर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन निमकी छुपकर अमर से फोन पर बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पर शांति आ जाती है और बोलती है, वाह जी वाह, क्या बात है, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इस उम्र में मेरी सास का अफेयर चल रहा है। अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज। अरे क्या बकवास करे जा रही है तू? अरे जो सच है वही तो बोल रही हूँ माँ जी। कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। अरे तू शर्म कर बेशरम, मैं तेरी सास हूँ। मेरी सास बनने की कोशिश मत कर, वरना तेरी जबान खींच लूंगी। आज तो आने दीजिए इनको, आपका सारा काला चिट्ठा खोल के रख दूंगी। आखिर वो भी तो जाने कि उनकी माँ इस उम्र में क्या गुलछर्रे उड़ा रही है। अरे नास पीटी, अपनी औकात से ज्यादा बोल रही है तू। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, वाह। दोनों सास बहू में बहुत देर तक बहस चलती रहती है और शाम को जब ओम ऑफिस से घर आता है तो शांति ओम को उसकी माँ की सारी सच्चाई बता देती है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपनी माँ के पास जाकर उनसे गुस्से में बोलता है, माँ ये सब क्या है? अरे समाज में हमारा मजाक बनाओगी क्या? अरे क्या मतलब है तेरा? माँ इस उम्र में आप इश्क फरमा रही हो? अरे कुछ तो लिहाज करो अपनी उम्र का। मैं अमर जी से प्यार करती हूँ और मैंने कुछ गलत नहीं किया जो शर्म करूँ। मैं आपको और उनको एक नहीं होने दूंगा। दोनों माँ बेटे में बहस होती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और निमकी चुपके से घर में किसी को भी बिना बताए अमर से मिलने जाती है। तभी उसकी बहू की नजर उसकी सास पर पड़ जाती है और वो अपनी सास का पीछा करना शुरू करती है। थोड़ी ही देर के बाद निमकी एक पार्क में अमर के पास पहुंच जाती है, जहां अमर उसको एक बहुत ही सुंदर सा हार गिफ्ट करता है और अपने हाथों से उसको हार पहनाता है। और ऐसे में वो उससे बोलता है, निमकी जी, आप पर यह हार बहुत सुंदर लग रहा है। सबसे स्पेशल बात तो ये है कि ये हार मेरी बेटी ने खास आपके लिए भिजवाया है। वो कल इंडिया आ रही है आपसे मिलने। आपको कोई दिक्कत नहीं है हमारे इस रिश्ते से? जी नहीं, बल्कि वो तो बहुत खुश है कि कब हम दोनों एक होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम और अपनी बेटी के नाम कर दूं। अरे अभी ये सब करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मुझे प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए मुझे। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ निमकी जी। जी मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। शांति चुपचाप खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन लेती है और वहाँ से वापस घर आकर ओम को निमकी की सारी बातें बता देती है और दोनों पति पत्नी निमकी का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद जब वो घर आती है तो शांति उससे बोलती है, आ गई अपनी प्रेम कथा को पूरा करके या कुछ और भी बाकी रह गया? अरे तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? ये मत भूल कि मैं तेरी सास हूँ। माँ आप उसको तमीज ना ही सिखाओ तो बढ़िया होगा। वाह बेटा वाह, आज तेरे लिए तेरी बीवी ऊपर हो गई और माँ कुछ नहीं है तेरे लिए। ये सारी बकवासबाजी बंद करो माँ और चुपचाप ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो और फिर आपका जो जी में आए वो करो। अच्छा जी, तो ये बात है। अगर प्यार से मांगता ना बेटा तो मैं तुझे अपनी जान दे देती, लेकिन अब तुझे मैं प्रॉपर्टी का एक हिस्सा भी नहीं दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अरे आपका वो घटिया आशिक वो करेगा ना अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम। कम से कम हमारी प्रॉपर्टी तो हमें दो, निकलो यहाँ से। ये घर मेरा है और शादी करने के बाद अमर जी यहीं रहेंगे मेरे साथ, और जिसको दिक्कत हो
वो यहाँ से जा सकता है। ऐसे कैसे जा सकते हैं हम लोग? इस प्रॉपर्टी पर हमारा बराबर का हक है। अरे हक भी तभी मिलते हैं जब कर्म किए हुए वैसे। ऐसे ही उनमें बहस चलती रहती है और एक दिन निमकी अमर से शादी कर लेती है। साथ ही उसे और उसकी शादीशुदा बेटी रिया को अपने साथ घर ले आती है। ये सब देखकर ओम और शांति गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और ओम बोलता है, आखिर कर ही लिया आपने अपने मन की। अरे इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता आपको। ओ हेलो, अरे ये इनकी लाइफ है, ये कैसे भी जी सकते हैं और प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने इनको अपनी मम्मी मान लिया है, तो बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि तुम भी इन्हें अपना पापा मान लो। अरे ये कभी नहीं हो सकता, मैं इन्हें अपना पापा नहीं मानूंगा। अभी भी मौका है, जिसको दिक्कत हो रही है वो यहाँ से जा सकता है। बहुत सही किया माँ आपने, इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहो। इसी तरह लड़ते झगड़ते समय बीतता जाता है और एक रात ओम अपनी माँ के कमरे में जाता है और तकिया लेकर निमकी का मुंह दबा देता है। तो वहीं निमकी भी अपने हाथ पैर मारकर किसी न किसी तरह अमर को जगा देती है। अमर गुस्से से ओम को खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? बुढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? दोनों ही आपस में मारपीट शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर निमकी गुस्से से ओम को थप्पड़ मारती है और घर से निकालने लगती है। तभी ओम उससे कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे नहीं, तू कभी नहीं सुधरेगा, इसीलिए तू अब यहाँ नहीं रह सकता। निमकी जी, एक मौका दे दीजिए इसको। थैंक यू पापा। निमकी उसे माफ करके एक और मौका दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शांति और ओम मिलकर फिर से निमकी को मारने का प्लान बनाते हैं। ऐसे ही एक बार निमकी कमरे में जब अकेली होती है तभी ओम उसकी कमरे में आता है और एक चाकू से निमकी पर वार कर देता है। तभी वहाँ पर अमर आता है और पुलिस को फोन करके उनकी सारी सच्चाई को बता देता है। साथ ही पुलिस ओम और शांति दोनों को ही गिरफ्तार करके जेल पहुंचा देती है और इस तरह ओम को लालच के चलते ना ही घर मिलता है और ना ही परिवार। सारी जिंदगी उसे जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ती है। तो वहीं निमकी अपने पति अमर और बेटी रिया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सास के अफेयर की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी सास? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।